खाद्य संसाधन तथा पशु के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का विवरण दें। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न का मतलब ये है कि पालतू पशु के पालने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, यानी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे में कि देखिए, पालतू पशु को पालते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम हमें तो दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और पालतू पशुओं से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम इसे श्रम के कार्य में भी लाते हैं और गोबर जो होता है बायोगैस और जलावन में भी कार्य आता है। तो इस तरीके से यही सब बातें यहाँ पे बताना है। ये इसको हल करते हैं। तो इस तरीके से लिखना है, पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभ निम्नलिखित है। पहला देखिए, पहला है दूध उत्पादन। पशुपालन का मुख्य लाभ दूध उत्पादन है। हमारे देश में दूध उत्पादन की कमी की पूर्ति दुधारू एवं अच्छी नस्लों के पशुओं से किया जाता है, जो पशुपालन से ही संभव है। इसके बाद देखिए दूसरा लाभ, दूसरा जो लाभ हमें प्राप्त होता है आर्थिक लाभ, मांस उत्पादन। मांस उत्पादन में अच्छी नस्लों की मुर्गियां, भेड़, बकरियां, सूअर जो जनसंख्या के अनुरूप बढ़ती भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो इनके पशुपालन से ही संभव है। तो इसके बाद देखते हैं तीसरा लाभ। देखिए तीसरा जो लाभ है अंडा उत्पादन। जनसंख्या के अनुरूप हमारे देश में अंडे की खपत को अच्छी एवं उन्नत नस्ल की मुर्गियों से पशुपालन से किया जा रहा है। तो चौथा आर्थिक लाभ है मछली उत्पादन। ये जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होगा कि मछली जो है वो पशुपालन में क्यों है। तो पशुपालन के अंतर्गत सारे आ जाएंगे, ठीक है। जब हम पशु पालने की बात करते हैं, जब आर्थिक लाभ की प्राप्ति की बात करते हैं, तो ये सारे उसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे। मछली उत्पादन भी उसमें आ जाएगा। इसके पांचवा देखिए, पशुपालन के मलमूत्र का उपयोग। जलावन तथा वायु गैस के उत्पादन में पशुओं के गोबर जो पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं, यानी हमें जो जलावन ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति होती है वो पशुपालन से ही प्राप्त होती है, वायु गैस के रूप में कहें या गोबर के जलावन के रूप में कहें। इसके बाद 6 नंबर जो आर्थिक लाभ है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी। पालतू पशुओं के कार्य क्षमता वृद्धि करके उन्हें और अधिक कुशल बनाए जा सकते हैं तथा दैनिक कार्य प्रणाली में उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जो पशुपालन का एक अहम हिस्सा है। सातवां देखिए आर्थिक लाभ ऊन उत्पादन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पशुपालन के द्वारा अच्छी किस्म के ऊन से आर्थिक लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें से अंगोरा किस्म के खरगोश, भेड़। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, अधिक अंडे एवं मांस के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में कैसे सुधार लाया जा सकता है, वर्णन करें। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। मुर्गी पालन में अंडे देने वाली मुर्गियों को कहा जाता है लेयर कहा जाता है, तथा अधिक मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियाँ जो होती हैं उसे कहा जाता है ब्रोलर कहा जाता है। इसके बाद देखिए, इनके उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। पहला जो तरीका है विदेशी नस्लों की मुर्गियों को पालना, ताकि कम लागत में ज़्यादा मांस और अंडे दे सकें। इसके बाद दूसरा जो है शक्कर नस्ल की मुर्गियां जो हैं B77, ISL 82, HH 260 अधिक अंडे तथा कम खुराक में ज़्यादा मांस देती हैं। इसके बाद तीसरा जो है, इनके आवास सुव्यवस्थित तथा मौसम के अनुकूल होने चाहिए। चौथा है, इनके आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन्स तथा शुद्ध जल होने चाहिए। पांचवा देखिए, विभिन्न रोग जैसे रानीखेत, अन्य संक्रामक बीमारियों से देखभाल करनी चाहिए। तो इन तरीकों को अपनाकर हम अधिक अंडे और मांस उत्पादन मुर्गी पालन से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा इस प्रकार है, पालतू पशुओं के आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये रहा आवास विशेषताएं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइट किया गया है। पशुधनों के लिए उचित आवास का प्रबंधन होना आवश्यक है। आवास स्वच्छ, सूखा और हवादार होना चाहिए। आवास इस तरह होना चाहिए कि पशुधनों को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप और अत्यधिक ठंड से सुरक्षा मिल सके। तो इस तरीके से ये सारे आपको लिखने हैं, वो यहाँ तक लिखना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, विभिन्न पशु रोगों के लक्षण तथा इनके नियंत्रण के विभिन्न उपायों का विवरण दें। तो पशुओं में जितने भी रोग होते हैं उनके लक्षण बताना है और उन रोगों के नियंत्रण के उपाय भी बताना है।
तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है आंसर। पशुधनों के रोगों में ज़्यादातर वायरस, बैक्टीरिया तथा कवक या फजाई के कारण होते हैं। और इसके बाद पशुओं के विभिन्न रोग तथा लक्षण को दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये रहे रोग और इसके कारक और इसके लक्षण। तो पहला देखिए, खुर और मुंह का रोग, ये वायरस के कारण होता है और इसके लक्षण यहाँ पे, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरीके से ये सारे हैं, चेचक हो गया, क्षय रोग हो गया और इसके लक्षण हैं। यही बातें आपको लिखनी है। अब इसके बाद देखते हैं इसका नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपाय, पशुओं के आवास को साफ सुथरा बनाना चाहिए ताकि बीमारियों पर नियंत्रण हो सके। दूसरा है, पशुओं को शरीर की सफाई अर्थात स्नान कराना चाहिए। तीसरा है, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु नियमित टीके लगवाना चाहिए। 4 नंबर है, पशुओं को पौष्टिक तथा संतुलित आहार देना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इसके बाद 5वां प्रश्न देखिए, कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, इन्हें किन किन चरणों में पूरा किया जाता है। इसका आंसर करते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा की योनि में प्रविष्ट कराना कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। पशु प्रजननकर्ता के लिए यह विधि वरदान साबित हुई। इसके द्वारा पशुओं के गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि हुई और कृत्रिम वीर्य सेचन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। तो हमें बताना भी है किन किन चरणों में पूरा होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला देखिए, आपको लिखना है वीर्य का संचयन, तो इसमें से आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा, वीर्य का परीक्षण यानी जांच। इसके बाद तीसरा है, निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट कराना। बस ये इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो यही बात आपको लिखनी है यहाँ से प्रारंभ करते हुए। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, जलीय संवर्धन, समुद्री संवर्धन अर्थात मेरीकल्चर तथा परागग्रहण मत्स्यन में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, संवर्धन का मतलब होता क्या है। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि विकास करना, ठीक है, पालन पोषण करना। तो यहाँ पे तीनों में अंतर बताना है। तो तीनों में ही मछली पालन किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों के नाम हैं। तो जलीय संवर्धन, ये रहा समुद्री संवर्धन यानी मेरीकल्चर, और ये रहा परागग्रहण मत्स्य। तो इसमें देखिए, तो इसका पहला जो अंतर इसमें देखिए, सब में देखेंगे हम, ताज़ा एवं समुद्रिक जल से, ताज़ा एवं सामुद्रिक जल से मछली का उत्पादन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है सामुद्रिक जल से ही, न कि समुद्र में। आपको ताज़ा एवं सामुद्रिक जल से मछली का उत्पादन किया जाता है। इसमें देखिए, सामुद्रिक मछलियों का समुद्र में संवर्धन यानी पालन पोषण किया जाता है। इसमें देखिए, मछलियों को प्राकृतिक स्रोत से जैसे नदी, तालाब और झील, इसमें से पकड़ा जाता है। ये कहलाता है परागग्रहण मत्स्यन। दूसरा, आसानी से मछली का पता लगाया जा सकता है। इसमें ये जो है, ये समुद्र है यानी मेरीकल्चर है, इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें सैटेलाइट की मदद से मछली का पता लगाया जाता है। और एक बात आपको ध्यान देना है, ये समुद्र का पानी यानी ताज़ा एवं समुद्रिक जल से, न कि समुद्र में। और इसमें देखिए, इसमें भी आसानी से पता लगाया जा सकता है मछलियों को। तीसरा जो अंतर है, मछलियों को जाल से पकड़ा जाता है। इसमें विभिन्न जाल तथा नाव की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये समुद्र है, और इसमें जाल से भी पकड़ा जाता है क्योंकि ये नदी, तालाब और झील होते हैं, काफ़ी छोटे जल स्रोत होते हैं। तो यही तीनों अंतर होता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, समुद्री मत्स्यिकी क्या है, विवरण दें। तो ये रहा इसका आंसर, समुद्री मत्स्यिकी। समुद्री मत्स्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्र मछलियों तथा कवचीय मछलियों का संवर्धन एवं उत्पादन किया जाता है। हमारे देश का लगभग 7500 किलोमीटर का समुद्री तट समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। तो इसके पश्चात देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां, समुद्री मत्स्यिकी तथा अंतस्थलीय मत्स्यिकी में अंतर स्पष्ट करें। तो नाम से ही स्पष्ट है, वैसा क्षेत्र जहाँ पे समुद्र में मछलियों का संवर्धन और उत्पादन किया जाता है, और वैसा क्षेत्र जहाँ पे स्थल क्षेत्र वाले भागों में मछलियों का संवर्धन और उत्पादन किया जाता है। ये दोनों का यहाँ पे दिया गया है। पहला देखिए,
इसके अंतर्गत समुद्री मछलियों का कवचीय मछलियों का संवर्धन एवं उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत मृद जलीय मछलियों तथा कुछ प्रजाति के कवचीय मछलियों जैसे मृद जलीय झींगा हो गया का संवर्धन एवं उत्पादन किया जाता है। दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत समुद्री वास स्थानों में जैसे सतही जल, समुद्री गहराई आदि विस्तृत क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों, पोखर, झील, नहर, नाले के मृद जल स्रोतों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तीसरा जो अंतर हो गया, समुद्री मत्स्यिकी में हिल्सा, सांडी, सियरफिश तथा सजावटी मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं। अंतस्थलीय मत्स्यिकी में जो सामान्य सी जो लोकल मछलियाँ होती हैं प्रजाति, जैसे कतला, मांगुर, सिंधी, गरई इत्यादि मछलियाँ पाई जाती हैं। तो यही अंतर होता है समुद्री मत्स्यिकी और अंतस्थलीय मत्स्यिकियों में। तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9, मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण दें। देखिए, मिश्रित मछली संवर्धन, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करते हुए यहाँ तक लिखना है। तो ये छोटा सा हिंट है, यहाँ तक लिखना है। यहाँ देखिए, मृद जलीय मछली उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से मिश्रित मछली संवर्धन। तो संवर्धन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, पालन पोषण करना विधि अपनाई जाती है। मिश्रित मछली संवर्धन विधि में कई प्रजातियों की मछलियों का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय में किया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि कई प्रजाति की मछलियों को जब एक साथ पाला जाता है उसे कहा जाता है मिश्रित मछली संवर्धन। तो ये सारे आपको लिखते हुए यहाँ तक लिखना है। अगर आप इस मछलियों का एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं तो यहाँ में सारे हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। तो इसके बाद देखेंगे इस सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 10वां, मधुमक्खी पालन पर एक निबंध लिखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। मधुमक्खी पालन एक सरल तथा कम लागत में शुरू किए जाने वाला उद्यम है, यानी उद्योग है। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग कहलाता है। कि एक क्या है, संघचारी कीट है, अर्थात ये समूह में एक उपनिवेशक या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनका निवास क्या कहलाता है, इनका निवास मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। इनके यहाँ देखिए, इनके एक छत्ते में 3 प्रकार की जातियाँ होती हैं, रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा कई कार्यकर्ता या सेवक कहलाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से परागकण एवं मकरंद से क्या करती हैं, शहद तथा मधुमोम का निर्माण करती हैं। तो ये छोटा सा निबंध हो गया मधुमक्खी पालन का। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।